आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोग्राफी कब करते हैं, कैसे करते हैं, एंजियोग्राफी करने से पहले हमें किन बातों की जो है सावधानी बरतनी है, एंजियोग्राफी करने के बाद हमें क्या ख्याल रखना है, इसकी कीमत कितनी है, इसके बाद एंजियोग्राफी के जो नतीजे हैं उसके आधार पर एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की सलाह देते हैं, किन पेशेंट्स को इसकी सलाह दी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या एंजियोग्राफी का कोई अल्टरनेटिव है, क्या हम एंजियोग्राफी करने की जगह और कोई दूसरी टेस्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एंजियोग्राफी ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। एंजियोन मतलब रक्तवाहिका, ब्लड वेसल, और ग्राफ मतलब रिकॉर्ड करना। तो ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज है क्या, इसको रिकॉर्डिंग को ही जो है एंजियोग्राफी कहा जाता है। ये एंजियोग्राफी सबसे पहले पुर्तगाल के डॉक्टर इगास मोनिज इन्होंने की थी। इस खोज के लिए इनको 1949 में नोबेल पारितोषिक से भी नवाजा गया है। एंजियोग्राफी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की करते हैं। दिल की एंजियोग्राफी करते हैं, दिमाग की एंजियोग्राफी की जाती है, किडनी की एंजियोग्राफी होती है, पैर में या हाथों में कोई ब्लॉकेज है ये देखने के लिए भी एंजियोग्राफी की जाती है। तो एंजियोग्राफी में हमें पता चलता है कि ब्लड वेसल में कुछ ब्लॉकेज है या नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे ये दिल की एंजियोग्राफी की बात करेंगे। जैसे हमारे बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होता है वो दिल से होता है, दिल पंप करता है ब्लड पूरे बॉडी को, तो हमारे दिल को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो दिल को जो ब्लड सप्लाई करती है वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज, उसके एंजियोग्राफी को कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। दिल को सप्लाई करने वाली मुख्य 3 नसें होती है। हमारे जो लेफ़्ट साइड है उधर होता है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, आगे चल के ये 2 इसमें डिवाइड होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और राइट साइड पे होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इस एंजियोग्राफी टेस्ट में क्या होता है कि दिल के कौन से वेसल में ब्लॉक है, कितना % ब्लॉक है, ये पता चलता है। एंजियोग्राफी कब की जाती है, कौन से मरीज़ को ये करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को चलते वक्त सांस फूलती है, जिनको एंजाइना की शिकायत रहती है, मतलब चलते वक्त छाती में दर्द होता है या कभी कभी बैठते वक्त भी छाती में दर्द रहता है। इसके अलावा जिनको जो है हार्ट अटैक आ चुका है उन पेशेंट्स को भी एंजियोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको बेचैनी महसूस होती है और आपका ईसीजी कराया गया है और उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ईसीजी में चेंजेस है तो वो देख के आपको एंजियोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। अब एंजियोग्राफी कहाँ की जाती है। एंजियोग्राफी करने के लिए स्पेशल कैथ लैब रहती है, इसको कैथेटराइजेशन लैबोरेटरी बोलते हैं, और इसमें जो एक्सरे मशीन रहता है, मॉनिटर रहता है, टेबल रहता है, और इसमें जो है एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी करने से पहले आपकी ब्लड टेस्ट की जाती है, सीबीसी टेस्ट करते हैं। इसमें आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा जो किडनी की टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, क्रिएटिनिन और यूरिया, वो भी देखते हैं। तो अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी पे सूजन है, तो एंजियोग्राफी नहीं की जाती है, क्योंकि एंजियोग्राफी करते वक्त डाई डालना पड़ता है, और जिसके किडनी पे ऑलरेडी सूजन है उन लोगों में डाई डालना अच्छा नहीं रहता है। उसकी वजह से किडनी पे और जो है दबाव बढ़ सकता है। तो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आने तक राह देखी जाती है और बाद में एंजियोग्राफी की जाती है। या ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए अलग से डाई आता है, तो वो इस्तेमाल करके फिर एंजियोग्राफी की जाती है। इसके अलावा जो 2 टेस्ट है, HbS-AG एंड HIV। अगर HIV है या जॉन्डिस है, पीलिया टाइप बी का, तो उन पेशेंट्स में एंजियोग्राफी करते वक्त यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बीमारी है एक से दूसरे पर्सन को खून के थ्रू हो सकती है। तो इसकी वजह से जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ली जाती है। इसके अलग गाउन्स आते हैं, चश्मे आते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें सवाल पूछते हैं कि एंजियोग्राफी करने से पहले हमें कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो आपकी जो दवाइयाँ चल रही है वो आपको खानी है। अगर डायबिटीज़ की दवाई है तो उसको आप अवॉइड करें। आपकी दवाइयाँ एक बार आपके डॉक्टर को दिखाएं और उनसे भी सलाह लें कि इनमें से मैं कौन सी दवाई खाऊं। अगर खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही है तो वो ज़रूर खानी है। इसके अलावा एंजियोग्राफी के दिन आपको सवेरे हल्का नाश्ता करना है, और एंजियोग्राफी करने से पहले 2 से 3 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है। एंजियोग्राफी करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। एंजियोग्राफी करने से पहले आपको जो है रिकवरी रूम में लिटाया जाता है, आपका ड्रेस बदला जाता है। इसके बाद आपको कैथ लैब में लेके जाते हैं। कैथ लैब में एक टेबल पे आपको सुलाया जाता है, आपके छाती पे इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है। उससे क्या होता है, जो मॉनिटर रहता है उस पर कंटिन्यूस आपका ईसीजी दिखता है, आपकी जो दिल की धड़कन है प्रति मिनट कितनी है वो भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपके हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है, तो इससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है इसकी भी जानकारी मिलती रहती है।
आपकी जो एंजियोग्राफी है एक तो हाथ से कर सकते हैं या पैरों से कर सकते हैं। हाथ से ये रेडियल आर्टरी से की जाती है और पैरों से ये आपके ऊपरी जांघ या कमर में जो फीमोरल आर्टरी रहती है उससे की जाती है। तो जिस जगह से एंजियोग्राफी करनी रहती है वहाँ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब सिर्फ उतनी जगह को सुन्न किया जाता है, आपको पूरा एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है इसके बारे में आप अवगत रहते हैं, आपको पता चलता है कि आजू बाजू में कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है, आपकी क्या टेस्ट हो रही है, कहाँ से कैथेटर डाला जा रहा है। तो ये जानकारी आपको मिलती रहती है, क्योंकि आपको पूरी तरह से बेहोश नहीं किया जाता है, सिर्फ उतनी हिस्से में जो है लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जहाँ से कैथेटर डालना है। फिर अगर हाथ से एंजियोग्राफी करनी है तो हाथ से कैथेटर डाला जाता है और जो कैथेटर है हमारी आर्टरी से होके दिल तक पहुँचता है। तो कैथेटर जब डाला जाता है तब जो मॉनिटर लगा हुआ रहता है उसमें देखा जाता है, क्योंकि जो कैथ लैब में क्या रहता है, एक सियाम मशीन रहती है, एक्सरे मशीन रहती है, ये घूमती है, रोटेट होती है। तो इसको रोटेट करके लाइव मॉनिटर पे ये कैथेटर देखा जाता है कि कहाँ जा रहा है। इस कैथेटर को दिल के पास लेके जाया जाता है और जहाँ कोरोनरी आर्टरीज रहती है, दिल को सप्लाई करने वाली वेसल्स रहती है, वहाँ तक पहुँचने के बाद इस कैथेटर के थ्रू डाई डाला जाता है। तो ये डाई डालने के बाद क्या होता है कि हमारी जो वेसल्स है हार्ट को सप्लाई करने वाली, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 3 वेसल्स, तो इन 3 वेसल्स को देखा जाता है, इसमें कितने परसेंटेज ब्लॉक है, कौन सी जगह पे ब्लॉक है और क्या ये सीरियस ब्लॉक है, क्रिटिकल ब्लॉक है, इसकी जानकारी लाइव मिलती रहती है और इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसकी सीडी भी आपको दी जाती है एंजियोग्राफी करने के बाद। एंजियोग्राफी करते वक्त डाई इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारी जो रक्तवाहिका है, ब्लड वेसल्स है, ये एक्सरे में नहीं दिखाई देती है। तो उसमें डाई डालने के बाद क्या है, ये रक्तवाहिकाएं अच्छे से दिखाई देती है। अगर ब्लॉकेज है रक्तवाहिकाओं में, ब्लड वेसल में, तो डाई आगे नहीं जाता है, तो पता चलता है कि इस जगह ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है या 80% ब्लॉक है, जितना भी है उसके आइडिया हमें एंजियोग्राफी पे आ जाती है। एंजियोग्राफी होने के बाद आपको बाजू में रिकवरी रूम रहती है, वहाँ शिफ्ट किया जाता है। एंजियोग्राफी करने के बाद हमें कितने समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? अगर आपकी एंजियोग्राफी हाथ से होती है तो आपको ज़्यादा समय तक रहना नहीं पड़ेगा, आपको लगभग 2 से 4 घंटे रखा जाएगा। अगर आपकी एंजियोग्राफी जो है आपके ग्रॉइन से हुई है तो आपको 6 से 8 घंटे तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। ये कैथेटर निकालने के बाद इसमें टाइट पट्टी लगाई जाती है। क्या एंजियोग्राफी करने के बाद चल सकते हैं? एंजियोग्राफी करने के बाद जो है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं दी जाती है, 2 से 3 दिन तक रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। अगर हाथ से एंजियोग्राफी हुई है तो आप घर पे हल्का हल्का चल सकते हैं, लेकिन आपके कमर से एंजियोग्राफी हुई है, जांघ से एंजियोग्राफी हुई है तो 1-2 दिन आपको रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। एंजियोग्राफी करने के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स है? एंजियोग्राफी करते वक्त है जो आर्टरी या वेन है उसको इंजरी हो सकती है, जहाँ से एंजियोग्राफी की जाती है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी जो रक्तवाहिका है उसमें ब्लड क्लॉट बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो आपकी हार्ट बीट्स है ये कभी इरेगुलर हो सकती है। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज है काफ़ी कम है और ये काफ़ी सुरक्षित टेक्निक मानी जाती है। काफ़ी पेशेंट्स यह सवाल पूछते हैं कि एंजियोग्राफी में हृदय की सभी समस्याओं का पता चलता है? तो दोस्तों एंजियोग्राफी में सिर्फ जो ब्लड की वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज है या नहीं ये पता चलता है, मतलब जो आपकी हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें है उसमें कई ब्लॉक है या नहीं है, कितना परसेंटेज है, कहाँ है, इसका पूरा रिकॉर्ड हमें मिलता है और इसकी सीडी भी जो है पेशेंट को दी जाती है। लेकिन एंजियोग्राफी में जो आपके हार्ट के वॉल्स है, जैसे वो हार्ट में 4 वॉल्स रहते हैं, माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, आर्टिक वॉल, तो इन वॉल्स की जानकारी इसमें नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स मिलते हैं कि हमारी एंजियोग्राफी की थी तो उसमें पता नहीं चला था कि हमारे वॉल में प्रॉब्लम है और अभी 2D इको किया तो इसमें पता चल गया। तो दोस्तों जो वॉल के प्रॉब्लम है ये 2D इको में देखते हैं। 2D इको क्या रहती है? हार्ट की सोनोग्राफी रहती है, इस पर हार्ट में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, उसकी पूरी जानकारी मिलती है। 2D इको पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, तो वो आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो एंजियोग्राफी में हमें रक्तवाहिकाओं की जानकारी मिलती है और 2D इको में हार्ट वॉल्स और जो दूसरे पैरामीटर्स है, जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है हार्ट का, हार्ट के अंदर कोई कंजेनिटल एनोमली है क्या, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं हम 2D इको में देख सकते हैं। लेकिन जो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस है ये 2D इको में नहीं दिखाई देते हैं। एंजियोग्राफी के नतीजे आने के बाद क्या करना चाहिए? तो एंजियोग्राफी के नतीजे क्या आ सकते हैं? तो सबसे पहला नतीजा है कि नॉर्मल आ सकती है, ज़्यादातर लोगों में नॉर्मल आ जाती है और कुछ लोगों में जो है ब्लॉकेजेस मिलते हैं। तो जो हमारी मेन आर्टरीज़ है, लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 1, इसमें 70% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज है तो फिर आपको एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी जाती है। अगर ये ब्लॉकेजेस काफ़ी क्रिटिकल है, 3 ब्लड वेसल्स में है, इसके अलावा जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है इसमें ब्लॉकेजेस है,
जो डिसीज़ है डिफ्यूज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन पेशेंट्स में फिर बाईपास करने की सलाह दी जाती है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि जो ब्लॉक है वहाँ बलून डाला जाता है और उस जगह को फुलाया जाता है और बाद में उस जगह में स्टेंट डाला जाता है, क्योंकि इस ब्लॉक को अगर फुलाएंगे और स्टेंट नहीं डालेंगे तो ये ब्लॉक दोबारा बन सकता है। तो स्टेंट डालने के बाद जो है ब्लॉक क्लियर होता है। तो इस तरह से एंजियोप्लास्टी की जाती है। आपको लाइफस्टाइल आपकी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आगे चल के फ्यूचर में भी आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो आपको अच्छा खान पान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। इन चीज़ों के आप ख्याल रखेंगे तो आगे चल के जो है ब्लॉकेजेस होने का खतरा कम हो जाता है। भारत में एंजियोग्राफी की लागत क्या है? भारत में एंजियोग्राफी की लागत 7,000 से 12,000 तक आती है। अलग अलग सेंटर्स के अपने रेट है, वो कैसी सुविधाएं देते हैं इसके ऊपर ये रेट डिपेंड रहते हैं। एंजियोग्राफी का कोई विकल्प है क्या? अगर आपको एंजियोग्राफी नहीं करनी है, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें क्या करना पड़ता है, कैथेटर आपके हाथ से जाता है या आपके दिल तक पहुंचता है, तो थोड़े साइड इफेक्ट इसमें रह सकते हैं। तो कोई ऐसे नॉन इन्वेजिव टेक्निक है क्या कि हम एंजियोग्राफी किए बिना हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस है या नहीं पता करेंगे? तो इसके लिए सीटी एंजियोग्राफी की जाती है। तो सीटी एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि सीटी स्कैन मशीन में आपको लिटाया जाता है और फिर डाई इंजेक्ट किया जाता है आपके वेन के थ्रू। जैसे इंट्राकैथ लगती है ग्लूकोज देने के लिए, उस तरह से इंट्राकैथ लगती है हाथ में और उससे डाई दिया जाता है। और सीटी एंजियोग्राफी में हमें पता चलता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है या नहीं है। लेकिन आगे चल के इसकी ट्रीटमेंट करनी है तो आपको फिर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कैथ लैब में ही करनी पड़ती है। वीडियो के अंत में एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप आपके डाइट पे ध्यान देंगे, अगर आप अच्छे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट में जो ब्लॉकेजेस है ये समस्या होने का खतरा कम हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, शुरू से आपके डाइट पे ध्यान देना है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। दिन में कम से कम आपको 45 मिनट से 1 घंटे तक जो है चलना है, ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। आपको अच्छा डाइट लेना है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो आपको ब्लॉकेजेस होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।